नमस्कार दोस्तों। अभी आपने जो वीडियो देखा इसमें इज़राइल ने अपनी एयर स्ट्राइक द्वारा गाज़ा सिटी स्थित उस बहुमंजिला इमारत को जमींदोज कर दिया है जहां से अल जज़ीरा, एसोसिएटेड प्रेस और दूसरे इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स का काम चल रहा था। अब ये तो आप जानते हैं कि पिछले 7 दिनों से लगातार इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच क्लैशेस हो रहे हैं, संघर्ष हो रहे हैं। लेकिन आखिर क्या कारण है कि 7 साल बाद एक बार फिर से इज़राइल और फ़िलिस्तीन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं? तो ये कारण आज का नहीं है बल्कि सदियों पुराना है। इसलिए अपने इस इंटरनेशनल अफेयर्स वाले वीडियो में मैं आपको इन्हीं सभी कारणों में से कुछ बुनियादी कारणों के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसको समझकर आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर इज़राइल और फ़िलिस्तीनी चरमपंथी जो संगठन है हमास, इनके बीच में आखिर क्या डिस्प्यूट है, क्या समस्या है और ये समस्या क्यों आ रही है। तो लगातार इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है विवाद। जी हाँ, अगर इतिहासकार की माने तो इतिहासकारों का ये मानना है कि इज़राइल और फ़िलिस्तीन के बीच का विवाद ईसा मसीह के जन्म से भी पुराना है। बाइबल में ईश्वर ने इज़राइल के इलाकों का चुनाव यहूदियों के लिए किया था, इसलिए पूरी दुनिया के यहूदी इसे अपना घर मानते हैं। हालांकि यहूदियों को कई बार इसी जगह पर अत्याचारों का सामना करना पड़ा और यहाँ से बेदखल भी होना पड़ा था। वहीं दूसरी तरफ फ़िलिस्तीनियों का मानना है कि वे लोग हमेशा से यहाँ के मूल निवासी रहे हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है और वो किसी भी स्थिति से इस जगह को छोड़ के जाना नहीं चाहते। 72 ईसा पूर्व में रोमन साम्राज्य का हो गया था यहाँ कब्जा। जी हाँ, 72 बीसी में रोमन साम्राज्य ने इस इलाके पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद सारे यहूदी दुनिया भर में इधर उधर जाकर बस गए। इस घटना को इतिहास में एक्सोडस कहा जाता है। इस घटना के बाद यहूदी बड़ी संख्या में यूरोप और अमेरिका में जाकर बस गए थे। यहूदियों को लेकर पूरी दुनिया में फैला था एक वहम। इसी दौरान एक और शब्द एंटीसेमिटिज्म प्रचलन में आया। इस शब्द का मतलब था हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला दिया गया कि दुनिया की सबसे चालाक कौम यहूदी है और वो किसी को भी धोखा दे सकते हैं। इसलिए सार्वजनिक करनी होती थी यहूदियों को अपनी पहचान। ऐसे में एंटीसेमिटिज्म की वजह से कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होती थी। कई यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाना पड़ता था, जिसे डेविड स्टार कहा जाता था। इस सितारे में यहूदियों की पहचान छिपी होती थी। पहचान छिपाने या गलत बताने पर यहूदियों के लिए सज़ा का भी प्रावधान किया गया था। थियोडोर हर्जल ने रखी थी इज़राइल के गठन की सैद्धांतिक नींव। जी हाँ, थियोडोर हर्जल नाम के वियना में रहने वाले एक यहूदी ने वर्तमान इज़राइल की स्थापना की। सैद्धांतिक तौर पर इसकी नींव रखी थी। 1860 में जन्मे हर्जल वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे। एंटीसेमिटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा। इसके बाद वो फ्रांस आ गए और वहाँ उन्होंने बतौर पत्रकार काम करना शुरू कर दिया। साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच एक युद्ध हुआ। युद्ध में फ्रांस की हार हो गई। फ्रांस के हार के कारणों की जब समीक्षा की गई, उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी अल्फ्रेड ड्रेफस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर पर कवर स्टोरी की। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय लिया कि यहूदियों पे हो रहे अत्याचारों के खिलाफ वो एक अहम कदम उठाना चाहते हैं और पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने यहूदियों के लिए एक नए राष्ट्र की भी स्थापना की बात सोची। 1897 में जायनिस्ट कांग्रेस की हुई थी स्थापना। साल 1897 में हर्जल ने स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड जायनिस्ट कांग्रेस की स्थापना की। जायनिस्ट का हिब्रू में अर्थ होता है स्वर्ग।
इस संस्था को पूरी दुनिया में यहूदी चंदा देने लगे और संस्था के बैनर तले इकट्ठा भी होने लगे। हर साल संस्था में के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन भी किया जाता था, लेकिन 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी से निधन हो गया। समस्या थी, लेकिन इस समय तक ये संस्था काफ़ी मजबूत और संगठित हो चुकी थी। ब्रिटेन और यहूदियों के बीच हुआ था वालफोल समझौता। उस दौर में तुर्की और उसके आसपास के इलाकों में ऑटोमन साम्राज्य का परचम लहरा रहा था, लेकिन 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई और विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों और ब्रिटेन के बीच वालफोल समझौता हुआ। दोनों के बीच हुए इस समझौते के मुताबिक यदि युद्ध में ब्रिटेन ऑटोमन साम्राज्य को हरा देता है तो फिलिस्तीन के इलाकों में यहूदियों के लिए एक स्वतंत्र देश की स्थापना की जाएगी। लेकिन ब्रिटेन ने नहीं पूरा किया अपना वायदा और शुरू हुआ आधुनिक समय का संघर्ष। इस समझौते के बाद ज़ायनिस्ट कांग्रेस को लगा कि अगर युद्ध के बाद ब्रिटेन अपना वादा पूरा करता है तो नए देश की स्थापना के लिए उस इलाके में बड़ी आबादी की मौजूदगी होनी ज़रूरी है। ऐसे में यहूदियों ने अपने देशों को छोड़कर धीरे धीरे फिलिस्तीन के इलाकों में बसना शुरू कर दिया। लेकिन युद्ध के जीत लेने के बाद ब्रिटेन ने इस वायदे पर अमल नहीं किया, लेकिन यहूदियों को इस इलाके में बसने में मदद की और उन्हें यहाँ बसाने के लिए तमाम तरह की सुविधाएं और संसाधन उपलब्ध कराए गए। इसके साथ ही फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच आज का आधुनिक संघर्ष चल रहा है। इन सब गड़बड़ी के बीच में हम विश्व के सबसे मशहूर तानाशाह को भी नहीं भूल सकते हैं। हिटलर के खौफ की वजह से भी फिलिस्तीन पहुंचे थे यहूदी। प्रथम विश्व युद्ध के काल में यानी 1920 से 1945 के बीच में यूरोप में हिटलर ने यहूदियों के साथ बहुत ही उत्पीड़न का मामला किया। नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों की संख्या में यहूदी फिलिस्तीन पहुंचने लगे। इलाके में यहूदियों की बढ़ती आबादी को देखकर फिलिस्तीन को अपने भविष्य की चिंता हुई और इसके बाद फिलिस्तीन और यहूदियों के बीच में टकराव शुरू हो गया। 1933 में जर्मनी का सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का पूरी दुनिया में खात्मा करने की योजना बना ली। 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज की शुरुआत हुई तब हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान तकरीबन 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों की निर्मम हत्या कर दी। 15 लाख बच्चे इसमें शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को समाप्त कर दिया था। तब संयुक्त राष्ट्र ने कर दिया इलाके का बंटवारा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटेन के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो गया। ऐसे में वो इस इलाके को नवगठित संयुक्त राष्ट्र में ले गया। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 को द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाके को यहूदी अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। यहूदियों ने इस फैसले को तुरंत मान्यता दे दी और अरब देशों ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद 1948 में अंग्रेज़ इस इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इज़राइल वजूद में आया। आप यहाँ इज़राइल देश की 4 तस्वीरें देख रहे हैं। पहले तस्वीर को अगर देखिए तो ये 1947 की तस्वीर है, जिसमें वाइट कलर के जो स्ट्राइप्स हैं वो यहूदियों को दर्शाते हैं और उनके सेटलमेंट को दिखा रहे हैं, और ग्रीन कलर के जो हैं वो फ़लस्तीनी ज़मीन का भूभाग है। आप देख सकते हैं कि यहूदी जो थे वो बहुत कम संख्या में 1947 में दिख रहे हैं और फ़िलिस्तीनी लैंड की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन फिर यूएन प्लान के बाद यानी संयुक्त राष्ट्र संघ के जो
प्लान आया था, उस प्लान के बाद आप देख सकते हैं कि इज़राइल में फ़िलिस्तीनी लैंड की संख्या धीरे धीरे कम हो गई और इज़राइली लैंड जो वाइट कलर का दिख रहा है वो बढ़ता चला गया। फिर 1949 से लेकर 67 तक इज़राइली लैंड की संख्या वाइट वाली काफ़ी बढ़ गई और फ़िलिस्तीनी लैंड की संख्या धीरे धीरे संकुचित होती चली गई। और 2005 तक आप देख सकते हैं यहाँ वाइट कलर की जो इज़राइली ऑक्यूपाइड लैंड है उसकी संख्या में काफ़ी इजाफा हो गया और फ़लस्तीनी लैंड जो ग्रीन कलर का छोटा छोटा कहीं धब्बा सा दिख रहा है उसकी संख्या में बहुत कमी आ गई। वर्तमान समय में हमास फ़िलिस्तीनी सुन्नी मुसलमानों की एक सशक्त संस्था है जो कि फ़िलिस्तीन राष्ट्रीय प्राधिकरण की मुख्य पार्टी है। हमास का गठन 1947 में मिस्र तथा फ़लस्तीन के मुसलमानों ने मिलकर किया था, जिसका उद्देश्य इज़राइली प्रशासन के स्थान पर इस्लामिक शासन की स्थापना करनी थी। हमास का अभी जो प्रभाव क्षेत्र है वो गाज़ा स्ट्राइप्स यानी गाज़ा पट्टी के अधीन सभी एरिया में है। आइए देखिए अरब देशों की सक्रियता। अरब देशों ने कर दिया था इज़राइल पे हमला। इज़राइल ने खुद के राष्ट्र घोषित करते हुए सीरिया, लीबिया और इराक ने इस पर हमला बोल दिया। इसी के साथ ही अरब इज़राइल युद्ध की शुरुआत हुई। सऊदी अरब ने अपनी सेना युद्ध में भेजी और मिस्र की सहायता से इज़राइल पर हमला किया गया। यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। 1 साल तक लड़ाई के चलने के बाद युद्ध विराम की घोषणा हुई। जॉर्डन और इज़राइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ जिसे ग्रीन लाइन नाम से जाना जाता है। इस युद्ध के दौरान तकरीबन 70,000 फ़िलिस्तीनी विस्थापित हुए। युद्ध के बाद 11 मई 1950 को इज़राइल को संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी थी। 1967 के युद्ध में किया गया था गाज़ा और वेस्ट बैंक पे कब्जा। 1967 में एक बार फिर अरब देशों ने मिलकर इज़राइल पर हमला किया, लेकिन इस बार इज़राइल ने महज 6 दिन में ही उन्हें हरा दिया और उनके कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा कर लिया था। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यरूशलेम 3 प्रमुख धर्मों का पवित्र स्थल, पवित्र शहर माना जाता है। तब से लेकर अब तक इज़राइल का इन इलाकों पर कब्ज़ा है, यहाँ तक कि यरूशलेम को वो अपनी राजधानी मानता है। हालांकि गाज़ा के कुछ हिस्सों को उसने फ़िलिस्तीन को वापस लौटा ज़रूर दिया है, लेकिन वर्तमान में ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी गाज़ा पट्टी और वेस्ट बैंक में रहते हैं। इनके और इज़राइली सैन्य बलों के बीच में संघर्ष होता ही रहता है। ये थे इन दोनों देशों के बीच में क्लैश होने के प्रमुख कारण, क्योंकि भूभाग, ज़मीन और राष्ट्र सभी देशों के लिए सामरिक दृष्टिकोण से अति महत्व होता है। वो उसकी संपदा, उसकी गरिमा और उसके राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना को प्रस्तुत करता है। तो हमारा ये वीडियो था जो कि इज़राइल और फ़लस्तीनी हमास इन दोनों देशों के बीच में हो रहे क्लैशेस को समझाने का एक प्रयास था। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए एडिक्शन IAS के साथ। थैंक यू।